देश में घूमिए, मेरी बात को विश्वास मत कीजिए, पर आप जाके पूरे देश में घूमिए, आप लोगों से बात कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। जनता इनके साथ में नहीं है, फिर भी जीत के आती है। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन इनके पास में है। ईवीएम मशीन पर हमने बहुत आंदोलन किया, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईवीएम मशीन नहीं हटेगी तो आपकी जो वोट है वो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को आपने दी है, उस तक नहीं पहुंचेगी। ये आपका हक है कि लोकतंत्र में आप जिस भी व्यक्ति को चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को चाहते हैं, जिस भी पार्टी को चाहते हैं कि सत्ता ना रहे, केंद्र में उनकी सत्ता रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा? ताकत कहां पर है? सबसे ज्यादा ताकत केंद्र में है। केंद्र जो चाहे कर दे, जैसे चाहे कर दे। और किया इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि यहां तो जो बात हो रही है राजनीति की बात हो रही है, एक सेकंड, मुझे तो और सीधे सीधे कहा जाए तो एमसीडी चुनाव की बात हो रही है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम राजनीति की बात सुनने के लिए आए थे? क्या अभी से वोटिंग शुरू होने वाली है? अभी तो घोषणा भी नहीं हुई चुनावों की। और ये भी सोच रहे होंगे कि जहां जहां यार राजनीति की बात होती है और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन साथियों, इस देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो राजनीति है। दुख की बात यह है कि शायद हम इसे समझते नहीं हैं अच्छी तरह से कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किनके लिए होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। अगर राजनीति महत्वपूर्ण नहीं होती, अभी अभी 2022 का 5 राज्यों में चुनाव हुआ, और आप सब अगर भूले नहीं होंगे तो माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विधायकों से जिस समय वो मिलने गए, उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि 2024 की तैयारी कीजिए। यानी 2024 को जिस समय उन्होंने बात कही, उस समय पूरे 2 साल बाकी हैं, लेकिन 2 साल पहले ही वो कह रहे हैं कि आप 2024 की तैयारी कीजिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा और हमें समझने की जरूरत नहीं है कि राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है। और जो मैं समझ पाया हूं अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, जो सब कुछ देख के, यहां राजनीति के अलावा है भी कुछ नहीं। ये धर्म, ये जाति की लड़ाई जो कराई जाती है, जो बातें बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिनसे हमें गुमराह किया जाता है, वो केवल और केवल राजनीति को साधने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ही होती है। बाकी किसी और चीज के लिए इसका कोई देश में लेना देना नहीं है। सारी लड़ाई राजनीति की है। आज केंद्र में और कई राज्यों में जो सरकार भाजपा की है, आपने देखा होगा कि जब से ये सत्ता में आए हैं तभी से ज्यादा उछल रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं और जहां जहां ये सत्ता में हैं, वहीं वहीं और तभी से उछल रहे हैं। अन्यथा तो आरएसएस तो बहुत पहले से थी। कुछ कर पाए क्या? कुछ भी नहीं कर पाए। आज भी उन राज्यों में भी करने की उनकी हिम्मत नहीं है जहां उनकी सरकार नहीं है, और वहां भी हिम्मत नहीं है जहां लोग खड़े होकर ईमानदारी से उनका विरोध करें। वहां भी हिम्मत नहीं है, चाहे मोदी को कितना भी कोई कुछ भी कह ले कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, वहां भी हिम्मत नहीं है। हम सब कम से कम 3 आंदोलन के गवाह हैं। एक 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था 2018 में SC/ST कानून के खिलाफ।
कोई नेता नहीं नेतृत्व कर रहा था उसका, जनता ने अपने आप आंदोलन किया और नतीजा ये, न केवल सरकार झुकी बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी झुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म किया वहां से और सरकार ने भी उसमें वो बदलाव किया। एक आंदोलन। दूसरा आंदोलन जो मुस्लिम समाज की हमारी बहनों ने, माताओं ने, बच्चियों ने पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ पहली बार लड़ी, सीएनआरसी का आंदोलन। आज तक लागू तो नहीं कर पाई ना सरकार सीएनआरसी। मैं तब भी यही शब्द कहता था, आज फिर कह रहा हूं कि सरकार के अगर गुर्दे में दम है, लागू करके दिखाए, हम बताएंगे सरकार को उसकी औकात। अभी भी लागू नहीं कर सकते। वो लड़ाई हम जीते। तीसरी लड़ाई जो हमने जीती किसानों की, जो कृषि कानून आए थे और संविधान को पूरी तरह से धता बता के, संविधान को खत्म करने की कोशिश करके, जो केंद्र का अधिकार भी नहीं था, राज्यों का अधिकार जबरदस्ती छीन कर कानून बनाए थे। ईमानदारी से देश के किसान और हम सब लोग मिलकर लड़े। नतीजा आपके सामने है कि मोदी घुटनों पर आकर 13 महीने में पीछे हट गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सरकार या ये पार्टी या ये नेता अजय हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वहीं पर सफल हो जाते हैं जहां इनका विरोध नहीं होता। और विरोध करने के लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ चीजों की सच्चाई पता होना जरूरी है, कानून का पता होना जरूरी है, संविधान का पता होना जरूरी है। वो जो आंकड़े हैं जो सरकार को उसका आईना दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, उन आंकड़ों का, उन सभी सबूतों का, उन तथ्यों का पता होना जरूरी है। यही केजरीवाल जब कृषि कानून सरकार ने लागू किए, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, तो सबसे पहले उन कृषि कानूनों को मान्यता देने वाला, नोटिफाई करने वाला यही केजरीवाल था। सबसे पहले, जब तक किसी और राज्य ने उसको मान्यता नहीं दी थी, नोटिफाई नहीं किया था, इसी ने दिया। और जब किसान दिल्ली घेर ले, उसके बाद मैं कहता कि नहीं, मैं तो किसानों के साथ में, ऐसा दोगला आदमी है नहीं है। और केवल यही बात नहीं, मैं तब भी कहता था और आज भी कह रहा हूं और फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके हमारे दुख और दर्द एक हैं। इन्हें दूर करने कोई दूसरा नहीं आएगा। किसी वहम में मत रहना। कोई पार्टी आए, आपको सब देख रखी है आपने, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर किसी को देखा है आपने। किसी ने आपका दुख दर्द दूर नहीं किया। ये हम ही को करना पड़ेगा, ये बदलाव हम ही को लाना पड़ेगा। और इसीलिए आपको कुछ चीजें बता दो। केजरीवाल किसकी पैदाइश है? अपने माँ बाप के अलावा राजनीति में किसकी पैदाइश है? अन्ना आंदोलन के, अन्ना हजारे के आंदोलन है नहीं है? लोकपाल ही लोकपाल चिल्लाता था ना, चिल्लाता। अब लोकपाल का नाम लेता है कहीं? नहीं लेता ना। कहां गया भाई लोकपाल? जब इतना बड़ा था तो लोकपाल कहां गया? कुछ नहीं। इससे व्यक्ति का चरित्र समझने में आपको आसानी होगी कि जो व्यक्ति आपके सामने आके आपको कुछ बात बता रहा है, उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है या कितनी समानता है। अब लोकपाल नहीं कहता। और अन्ना हजारे किसका आदमी है? अन्ना हजारे आरएसएस का आदमी है। मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं आपको। अन्ना के साथ में एक और लाला था, लाला रामदेव। ध्यान होगा, बाबा नहीं है वो, लाला है। हाँ, तो लाला रामदेव ध्यान आता है आपको? वो रामलीला के मैदान में वो नहीं, वो सलवार सूट पहन कर भागा था, वो तो है अपनी जगह। लेकिन एक और चीज थी उसमें, ये दो जने साथ में थे, अन्ना और लाला रामदेव। जब ये आंदोलन चला, दोनों एक मंच पर थे। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो लाला ने अपनी कर ली कि भैया ये जो विदेशों में पैसा है इसे लेके आओ और सबको पैसा मिलेगा। मोदी की हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। तो वो तो उस रास्ते पे चला गया और अन्ना हजारे लोकपाल को लेके बैठ गया। अन्ना हजारे के आंदोलन में 3 लोग बड़े मुख्य थे।
एक जनरल वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, वो क्या है, बीजेपी में मंत्री। एक थी किरण बेदी, वो क्या रही, वो राज्यपाल रही। बिल्कुल सही कहा आपने, वो राज्यपाल नहीं। और केजरीवाल तो बड़ा झंडा हिलाता था ना, जो कर गए यही इसी में तो बैठा था, ही सुंदर नगरी में। बड़ा आपने जो उसको बड़ा आगे बढ़ाया, खंबे पर चढ़ गया बिजली के तार काटने को, दिन भर काय करने के लिए। तो एक ये बन गया मुख्यमंत्री। आज अन्ना हजारे कहां है, आपको दिखाई देता है कहीं? कहीं नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आरएसएस का आदमी है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। और केजरीवाल जैसे मोदी झूठ बोलता है, केजरीवाल भी उसी तरह से झूठ बोलता है। जब सीए एनआरसी का आंदोलन था, मैंने लोगों को बहुत कहा कि आप सब बहुत मजबूती के साथ में इसको जिताकर लेकर आए। एक बार इससे कहो तो सही, हमारी किसी मीटिंग में तो आए। कम से कम 25 जगह पे आंदोलन अकेले दिल्ली में ही था, केरल शाहीन बाग में नहीं, 25 जगह था। बहुत बड़ा आंदोलन था। किसी में आया नहीं आया, किसी में बोला नहीं बोला, घर में बैठ के भी नहीं बोला। क्या वो सीए एनआरसी का जो आंदोलन है, क्या केवल मुसलमानों का आंदोलन था? नहीं, पूरे देश का आंदोलन था। वो तो ठप्पा लगा दिया गया कि मुसलमानों का आंदोलन था। और ये इस देश की बहुत बड़ी खुशनसीबी कि मुस्लिम समाज ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उस आंदोलन को लड़ा था। वो आंदोलन सबका, तो देश के लिए लड़ाई पूरे मुस्लिम समाज ने की, पूरी ईमानदारी से की। आपको ध्यान होगा, ये चीजें थोड़ा सा बतानी जरूरी होती हैं। और साथियों, इसमें थोड़ा समय लगता है, पर मैं ये मानता हूं कि जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो बहुत काम की और बहुत सच बातें हैं, जिनका जानना आपको बहुत जरूरी है। हम केवल इसलिए नहीं आए हैं कि आए यहां पर आपको भाषण दें और आप सुने और जाके सो जाए, बात खत्म। नहीं, हम किसी बदलाव के लिए निकले हैं साथी। तो ये बात इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। तो जो वो आंदोलन था, आपने उस दौरान प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के झूठ तो बहुत सुने होंगे, लेकिन एक वीडियो थी जिसमें गृह मंत्री से पूछा गया कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक कैसे माना जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह की वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि वही व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा जो अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र लाके देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सारे लोग हैं, अमीर भी, गरीब भी, अनपढ़ भी, जैसे भी सारे साथी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, वही व्यक्ति हाथ उठाए जो आज की तारीख में अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र लाके दे सकता है, वही इस देश का नागरिक होगा। अन्यथा तो इस देश का वो कोई नागरिक नहीं होगा। बताइए कौन सा लाके दे सकता है? आप में से एक भी व्यक्ति नहीं। फिर पूछता हूं कि जो अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र लाके देगा वही इस देश का नागरिक होगा, उसी को नागरिकता मिलेगी। कौन है बताओ? एक व्यक्ति नहीं है, यहां इतने लोगों। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो आप केवल इसी अपनी सुंदर नगरी की बात कीजिए, यहां जितने लोग रह रहे हैं उनमें से 2% लोग नहीं होंगे जो अपने माता पिता का प्रमाण पत्र लाके दे देंगे। गलत तो नहीं? इसका मतलब वो सारे के सारे इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो क्या केवल ये मुसलमानों के लिए था सीएनआरसी? उन गरीबों के लिए जो एससी एसटी के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, क्या उनका इस लड़ाई में भाग नहीं होना चाहिए था? क्या ये उनकी लड़ाई नहीं थी? लेकिन लड़ी मुस्लिम समाज ने। मैं सर झुका के आपका सम्मान करता हूं कि आपने देश को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। और जो व्यक्ति, ये भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई इस देश का नागरिक नहीं है तो क्या स्थिति होगी उसकी? आप
बहुत अमीर हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे आप, पर अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो आपको यहां पर कोई अधिकार नहीं है। ना आपको संपत्ति रखने का, घर, मकान, दुकान, जमीन, इसका कोई अधिकार नहीं है। सरकार इसको जब्त कर लेगी क्योंकि आप नागरिक नहीं है। नहीं आपको बैंक में खाता खोलने की परमिशन है क्योंकि आप नागरिक नहीं, ये सब नागरिकों के लिए है। नहीं आपको इस देश में वोट देने का अधिकार क्योंकि आप नागरिक नहीं हैं। और अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो ना आप काउंसलर बनेंगे, ना एमएलए बनेंगे, ना आप एमपी बनेंगे, ना आप मंत्री बनेंगे, ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ना प्रधानमंत्री बनेंगे। खत्म होगा काम आपका। फिर आपकी जगह कहां है? तो आप क्योंकि देश के नागरिक नहीं हैं और सरकार जो कहेगी वो नहीं करोगे तो आपके लिए रास्ता एक है, वो है डिटेंशन कैंप, जो जेलों से भी बदतर स्थिति होती है वहां पर। यह था सारा का सारा कानून। जिस देश में हर साल बाढ़ आती है, घर मकान गांव के गांव बह जाते हैं, वहां किसके पास कागज रखे हैं भाई? आधी से ज्यादा आबादी जिस देश की आज भी अनपढ़ हो, वहां किसके पास कागज रखे हैं भाई? लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और मैं नहीं कह रहा सरकार कह रही 80 करोड़ लोगों को दे रही ना 5 किलो अनाज, इसका मतलब सरकार ये तो मान ही रही है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों की हालत इतनी बुरी है कि अगर सरकार 5 किलो अनाज न दे तो उन्हें रोटी भी नहीं मिलेगी 2 वक्त की। यही है ना? मर जाएंगे ना। और ठीक यही बात 2013 में जब फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था, कानून बना था, खाद्य सुरक्षा कानून, तब भी यह था कि देश के 82% लोगों को, 82 करोड़ नहीं, 82% लोगों को कम कीमत पर अनाज दिया जाए ताकि हर किसी को कम से कम रोटी मिल सके। 2013 में कानून बना था ये। तो आप समझ सकते हैं कि देश में लोगों की स्थिति क्या है। तो खाने के लिए रोटी नहीं, शिक्षा नहीं, नौकरी नहीं, और इस सरकार ने तो तमाम सारी चीजें आपकी खत्म कर दी, मोदी सरकार ने तो। और अब मोदी सरकार के साथ में केजरीवाल सरकार और शामिल हो गई है नहीं है? तो अभी राजेंद्र गौतम की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कपिल साहब। मैं खुद जब आरटीआई से इंफॉर्मेशन मिली भैया ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान का इतने 1000 करोड़ रुपया खा गए तुम, उन पैसे का क्या हुआ? तुम तो मंत्री हो भाई। एक मंत्री अगर अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकता, अपने समाज के हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, काहे का मंत्री है भाई वो? तो मुझे कहा राजेंद्र गौतम ने कि क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 20,000 करोड़ कहां से आ गया? 100 करोड़ का तो बजट ये कुल। मैंने भैया तेरे ही डिपार्टमेंट ने, तेरे ही विभाग ने ये इंफॉर्मेशन दी है, किसी और ने नहीं दी। तो अब 2 सवाल हैं। अगर तुझे पता नहीं है कि कितना बजट है, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि बजट में इतना पैसा है, क्योंकि यही राजेंद्र गौतम चुनाव में आने से पहले, राजनीति करने से पहले ये एसटी सब प्लान के लिए हल्ला मचाता था। तो अभी से पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है नहीं? इसका मतलब सब मालूम है, लेकिन अपने स्वार्थ में आप समाज को मरने दे रहे हो, कटने दे रहे हो, उसका हक लूटा जाए लूटने दे रहे हो। ये स्थिति है। और दूसरी बात, ये केजरीवाल, मैं तब भी कहता था ये आरएसएस का आदमी है, ये एजेंट है, ये बीजेपी की बी टीम है ये। और अब क्या हुआ है? और मजेदार बात हुई है, 2022 के चुनाव में पंजाब में उसको जिताएगा। आप समझ रहे हो कि ऐसी जीत जाएगा? इतनी इसकी फॉलोइंग है क्या? मतलब जिन किसानों ने आंदोलन किया उन किसानों को कोई वोट नहीं मिलेंगी। वहां की पब्लिक जहां पंजाब ने आंदोलन शुरू किया, उस पंजाब में उनको वोट नहीं मिलेंगी, केजरीवाल को वोट मिलेंगे, जो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है, जिनको नोटिफाई कर रहा है। और उस स्थिति में उसे वोट मिलेंगे कि केजरीवाल एक तरफ घोषणा कर रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, और कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री वहां पे चन्नी है वो कह रहा मैंने फ्री कर दी। आप देखिए मजेदार बात, केजरीवाल घोषणा कर रहा है कि मेरी सरकार आएगी तो फ्री दूंगा, चन्नी ने कर दी।
उसने कहा कि मैं पुराने बिल माफ करूंगा, चन्नी ने कर दिए। उसने कहा कि जो बेरोजगार वो लोग हैं उनको जो है मैं परमानेंट करूंगा, जो टेम्परेरी है, चन्नी ने कर दिए। तो यार वोट किसको मिलनी चाहिए? लेकिन जीता ये 117 में से 92 सीटें जीत के लेके आया। ऐसी कौन सी हवा? कोई हवा नहीं है, क्योंकि आरएसएस का आदमी है, बीजेपी की बी टीम है, और मालूम है सरकार को और आरएसएस को कि मोदी का विरोध इस देश में बड़े भयानक रूप से है। कम से कम 90% आबादी इस देश की मोदी को फूटी आंख देखना नहीं चाहती। अगर बिना सिक्योरिटी के निकल जाए तो जनता क्या हाल करेगी इसका अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो लोग मोदी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, उन लोगों को एक ऐसा स्थान देना, एक ऐसी पार्टी जो पार्टी आरएसएस की ही हो। इसलिए जिताया गया पंजाब में ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से जिताया गया, ताकि लोग भाई, और उसी दिन से आपने ध्यान होगा जब रिजल्ट आया तो उसी दिन के बाद से कहना शुरू कर दिया मोदी को कोई टक्कर दे सकता तो केजरीवाल दे सकता। यही कह रहे हैं ना, प्रचार यही चल रहा। सारा मीडिया इसे दिखा रहा। मीडिया आपको क्यों नहीं दिखाता भाई? इस समय कांग्रेस की इतनी जबरदस्त यात्रा चल रही है राहुल गांधी की पूरे देश में, क्यों नहीं दिखाता मीडिया? उसे दिखा रहा कहीं नहीं, केजरीवाल को दिखा रहा, केजरीवाल की भीड़ दिखा रहा। गुजरात में जितने भी लोग केजरीवाल के साथ में, सारे आरएसएस के लोग हैं जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको मूर्ख बनाना, 2024 का चुनाव है, तो जो लोग बीजेपी के खिलाफ हो उनको कहना भैया बीजेपी को तो यही हरा सके केजरीवाल, इसी को वोट दो, आप उस झांसे में आ जाएंगे। इसे समझने की जरूरत है साथियों। आरएसएस को यही मत समझना, बहुत दूर की सोच के चलते हैं। और एक बात उनकी मैं वाकई में उनको दाद देता हूं, अपने मिशन के लिए बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हमें भी करना पड़ेगा ऐसे ही, तभी उनको टक्कर देंगे और तभी उन्हें उखाड़ के फेंकेंगे। अगर हमने 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका, आप समझ लेना इस देश में, आप क्या, इस देश में कम से कम 115 करोड़ लोगों की जिंदगी नरक बन जानी है पूरी तरह से। ये हाल होने वाला है। रोजगार आपके खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई। यही केजरीवाल था, 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 10 लाख, और कितनी दी कपिल साहब? 431 लोगों को नौकरियां दी, 10 लाख नौकरियों का वादा करके। केवल मोदी ने 2 करोड़ की बात करके और 8 साल में 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाया, ये उसका भी बाप है। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं इसीलिए सिर्फ आपको समझाने की बात कर रहा हूं। आपने कभी सोचा होगा कि केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर है, इंजीनियर इनकम टैक्स में हो रहा, आईआईटी से पढ़ा इंजीनियर, और इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर रहा, वो कह रहा है कि नोट में गणेश और लक्ष्मी छुपवाओ। आ रही समझ में बात? गणेश और लक्ष्मी। सो ये आपको दिखाई देता है कि आपका आदमी है, लेकिन ये आपका आदमी नहीं है। वोट आपकी लेगा, दलितों की लेगा, ओबीसी की लेगा, और जब राज्यसभा के एमपी आएंगे तो बनियों को बना के भेजेगा। भेजे नहीं भेजे? 2 बनिए भेजे, एक ठाकुर भेजा, 10 के 10 भेज दिए, है ना? 10 के 10। हाँ, समान। और जैसे ही पंजाब में बना है, पंजाब में भी उन्हीं लोगों को भेजा। यानी वोट आपसे लेगा, काम उनका करेगा। तो आपका कैसे है भाई? ये समझना आपको हमें है, कोई और कहां से आएगा समझाने या समझने? ये लड़ाई हमारी है। इसलिए साथियों, मैं जो बात आज की तारीख में करता हूं, शुद्ध राजनीति की बात करता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। और मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में, तब की तो छोड़ ही दो, आज की तारीख में भी उनसे बड़ा विद्वान कोई है। और उन्होंने कहा था, राजनीति हर ताले की चाबी है। यानी हर काम राजनीति से ही होता है। आप घर में हो, घर से बाहर निकलो, हर चीज राजनीति है, हर चीज। तो जब राजनीति से ही होना है, तो राजनीति फिर ईमानदारी से क्यों नहीं करते?
राजनीति फिर समझ के क्यों नहीं करते? राजनीति इस तरह से क्यों नहीं करते कि सत्ता आपके हाथ में आए और उस सत्ता को अच्छे लोग चलाएं ताकि लोगों का भला हो सके। देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे का बंटवारा या पैसे का एक जगह केंद्रीकरण जिस तरह से हो गया है, वो हालत यह है कि आज की तारीख में अडानी जो मोदी जी का बहुत चहेता है, आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से उसकी दौलत बढ़ रही है। 8 साल में 8 साल पहले जो उसकी टोटल दौलत थी वो 10,000 करोड़ थी, 10,000 करोड़, और आज कितनी है? 12.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और पिछले 5 महीने में, अप्रैल के बाद से लेकर अब तक पिछले 5 महीने में हर दिन 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसकी दौलत में इजाफा हुआ, यानी 5.5 लाख करोड़ का मात्र इन 5 महीने में उसकी दौलत में इजाफा हुआ। और बाकी देश की हालत क्या हो गई? तन पे कपड़ा नहीं छोड़ा गया, रोटी उनसे छीन ली गई, रोजगार उनसे छीन लिया गया। कैसे हो रहा है? और यह उसी स्थिति में है कि दुनिया का नंबर दूसरे पे आ गया वो आदमी, वो अमीरी में, देश में पहले नंबर पर, और उसकी कोई भी कंपनी मुनाफे में नहीं चल रही, कोई भी कंपनी, और उस पर 2,65,000 करोड़ का कर्जा है। आप देख रहे हैं तमाशा क्या है? ये सारा तमाशा सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। और एक और चीज आ रही है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि बड़ी मात्रा में जो अडानी के पास में गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, वहां पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है। चरस हीरोइन की जो बरामदगी है सबसे ज्यादा वहां पर हो रही है। ये मतलब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सत्ता की ही लड़ाई है और कुछ नहीं है। मोदी जी जो नौटंकी करते फिरते हैं, धर्म आपका मेरा किसी का भी व्यक्तिगत मसला है। कभी मोदी जी से पहले आपने देखा इतने प्रधानमंत्री इस देश में रहे, मंत्री रहे, कि कोई अगर मंदिर जा रहा है या मस्जिद जा रहा है उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 550 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए अभी वहां पे सिर्फ उस बात को दिखाने के लिए कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर में मोदी जी गए हैं पूजा करने। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से पूजा करनी है आप करो, लेकिन जो आप दिखा रहे हो देश के प्रधानमंत्री हो, और देश के प्रधानमंत्री को भारत के संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और आप एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हो तो आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथियों, हमें बहुत समझदारी के साथ आगे इस राजनीतिक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस बात की परवाह नहीं करना कि कौन सी पार्टी आएगी। पार्टी आएगी आपके सामने, पार्टी आनी ही है। ये भी तो पहली बार आई थी आपके सामने पार्टी, आम आदमी पार्टी। इससे पहले इस समय ये कभी नाम सुना था इस आपका? नहीं सुना ना। तो जब ये पार्टी आई उस समय कांग्रेस और बीजेपी थी, उसके बाद में ये आई, आप सबने सहयोग दिया और आज सत्ता में है वो। इसी तरह से कोई भी पार्टी आएगी आपके बीच में आएगी, और अपने बीच से अच्छे और ईमानदार लोगों को भेजो चुन के, वही काम करेंगे। अभी आपको बता दिया और बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट करके डीसी कपिल साहब ने कि मात्र 20,000 रुपए का आपको देता है, चाहे पानी दे चाहे बिजली, और आपको 2 लाख रुपए आपके मार लेता है। तो कहना नहीं चाहिए कि भैया 1,80,000 रुपए जो साल के उन्हें तो वापस दे, मांगना चाहिए आप सबको। ये सारी चीजें जब तक आपको जानकारी नहीं है तब तक आप इन सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बात बताने में समय लगता है। और अब मैं आपसे साथियों कुछ बातें बहुत जरूरी कहूंगा और उसके बाद अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। साथियों, ये जो सरकारें हैं, ये सरकार बार बार जीत के कैसे आ रही है? देश की जनता का समर्थन इन्हें प्राप्त नहीं है।
आप पूरे देश में घूमिए, मेरी बात को विश्वास मत कीजिए, पर आप जाके पूरे देश में घूमिए, आप लोगों से बात कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। जनता इनके साथ में नहीं है, फिर भी जीत के आती है। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन इनके पास में है। ईवीएम मशीन पर हमने बहुत आंदोलन किया, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईवीएम मशीन नहीं हटेगी तो आपकी जो वोट है वो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को आपने दी है उस तक नहीं पहुंचेगी। ये आपका हक है कि लोकतंत्र में आप जिस भी व्यक्ति को चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को चाहते हैं, जिस भी पार्टी को चाहते हैं, उसको वोट दें। और इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति ने जिस पार्टी और व्यक्ति को वोट दी है उसकी वोट उसी के खाते में जानी चाहिए, उसी के खाते में गिनी जानी चाहिए और उसके बाद परिणाम होना चाहिए। लेकिन नहीं होता। लोग कहते हैं कि साहब ईवीएम में बेईमानी नहीं है, राज्यों में कैसे जीत जाते हैं। इस बात को मैं समझाना आपको चाहूंगा कि हमें लोग कहते हैं साहब अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो पंजाब में कैसे जीत गए साहब, दिल्ली में कैसे जीत गए साहब। क्या हो जाएगा अगर पंजाब में जीत गई बीजेपी, या बीजेपी ये दूसरी पार्टी जो है वो हार जाए और बीजेपी जीत जाए, और बीजेपी केंद्र में हार जाए, बीजेपी केंद्र में हार जाए, वहां केंद्र में इनकी सत्ता ना बन पाए तो क्या फर्क पड़ेगा। राज्यों में बेशक उनकी सत्ता रहे, और अगर वो राज्यों में उनकी सत्ता ना रहे, केंद्र में उनकी सत्ता रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा। ताकत कहां पर है सबसे ज्यादा? ताकत केंद्र में है। केंद्र जो चाहे कर दे, जैसे चाहे कर दे, और किया भी है। ये एनआरसी कानून, ये कृषि कानून केंद्र में किए, जबकि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। कृषि कानून तो है ही नहीं इनके अधिकार क्षेत्र में, फिर भी किए। क्या ये केंद्र में नहीं होते तो कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अधिकार में ही नहीं है। सो केंद्र में बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जो मैक्सिमम बेईमानी होती है ईवीएम के माध्यम से, वो केंद्र में होती है, राज्यों में नहीं होती। और राज्यों में बेईमानी नहीं करी तो उसका ये फायदा होता है कि लोग ही सवाल खड़े करने लगते हैं कि साहब अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती यहां कैसे जीत जाते। अब आप उनको जवाब देते रहिए, लोग समझने को तैयार नहीं है। सो इन सारी चीजों को समझना जरूरी है, इसलिए मैक्सिमम बेईमानी ईवीएम के माध्यम से वहां से होती है। और मैं अब दूसरी बात पूछता हूं, आप जितने भी लोग खड़े हैं सारे के सारे बताएं कि क्या आप जानते हैं ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? एक आदमी बताएं आप, ईवीएम मशीन कैसे काम करती है जानता है कोई व्यक्ति? इंजीनियर साहब भी बैठे हैं, भाई हमारे महमूद पराचे जी वकील साहब भी हैं, डॉक्टर रितु प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। बताएं कैसे ईवीएम काम करती है? नहीं जानते ना। तो जो माध्यम अपनाया जा रहा है हम उसके विषय में जानते नहीं है, तो क्यों अपनाया जा रहा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है कि ईवीएम से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। तब भी फिर क्यों आप ईवीएम को चला रहे हो? और दूसरी बात, इससे आगे मैं और आगे बढ़ के पूछता हूं, क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी 31 जज और क्या इस देश की 24 हाई कोर्टों के सभी 1095 हाई कोर्ट जज, सारे वकील, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे प्रोफेसर, सारे पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दो, क्या ये लोग जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है? नहीं जानते। आपको नहीं लगता बड़ा अजीब सा कि जिस देश में 99% आबादी नहीं जानती कि ईवीएम कैसे काम करती है, वहां ईवीएम से चुनाव हुआ जा रहा है, जबकि हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, हमसे ज्यादा हर तरीके आगे अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना तो मोदी जी को उनकी औकात पता लग जाएगी। बीजेपी अगर 50 सीटें भी लोकसभा में ले आए, हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा मैं, हो नहीं सकता है। लेकिन चुनाव ईवीएम से, तो इस ईवीएम को हटाने के लिए बहुत जरूरी है जनता का खड़ा होना। और मैं लिख के दे रहा हूं आपको, अगर ईवीएम नहीं हटेगी
बीजेपी को आप नहीं हटा सकोगे। जितना जोर चाहे आप लगा लो, बीजेपी को नहीं हटा सकोगे। इसलिए बीजेपी को हटाने के लिए ईवीएम को हटाना पहले बहुत जरूरी है, और उसके लिए साथियों आंदोलन करना जरूरी है। लेकिन जब लोगों को बुलाते हैं तो जितने लोग यहां अब हैं इतने भी लोग आते नहीं हैं। फोन पर सब बढ़िया बात करते हैं, आप बढ़िया आंदोलन कर रहे हो साहब, बढ़िया लड़ाई है आपकी, हम आपके साथ हैं। जब कहते हैं आजा भैया आंदोलन कर रहे हैं, फिर पता नहीं होता कहां है, फिर क्या फायदा। लड़ाई तो सड़क पे होगी ना, जमीन पे होगी। इसलिए बहुत कोशिश की, नहीं आए। 5 बार जंतर मंतर पर आंदोलन किया, प्रदर्शन करके दिखाया कि कैसे गड़बड़ी होती है ईवीएम और वीवीपैट में। राष्ट्रपति को 4 बार ज्ञापन दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर शुरू किया कि कैसे काम किया जाए, तो हमने फिर उसके लिए अब एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हस्ता है बीजेपी का, और ईवीएम में उनकी जान है, तो वो तो हटाएंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता है, और वो भी अब तक जितने भी ईवीएम के विषय में पिटीशन डाले गए हैं उन्होंने वो सब खारिज कर दिए। फिर कैसे हो? तो हमारी समझ में एक तरीका आया कि इस देश में कुल 90 करोड़ वोटर हैं। 90 करोड़। इन 90 करोड़ में से हर जब भी चुनाव होता है तो करीब 65% वोट पड़ता है। मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 60 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं। इन 60 करोड़ में से अगर 25 से 30 करोड़ लोग हमारे साथ हस्ताक्षर अभियान में शामिल हो जाएं, और जो फॉर्म हमने बनाया है उस पर अपना नाम, अपना वोटर आईडी नंबर, अपना मोबाइल नंबर और दस्तखत करके हमें दे दें, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके इस ईवीएम को हटवा देंगे। और इसके लिए केवल इतने से काम नहीं चलेगा, हम इसके लिए जो काम कर रहे हैं वो हमें पूरे देश के लेवल पे वकीलों की पूरी एक टीम बना रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर पर, जोनल स्तर पर, स्टेट स्तर पर, फिर रीजनल पर, फिर कमिश्नरी लेवल पर, फिर जिला और तहसील लेवल तक, यहां तक पूरी टीम बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जिस समय हम, अगर आप लोगों ने साथ दिया और हम उसको लेकर जाएंगे, तो हमारा साथ में यह है कि पूरे वकील जो बहुजन समाज के वकील हैं, मैं बहुजन की बात कर रहा हूं, बहुजन से अलग किसी की बात नहीं कर रहा। और बहुजन में कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, और माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा। कभी कोई समझे सबकी बात कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टियां हैं, उनके अपने पास सब कुछ ताकत है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। वो अपनी लड़ाई लड़ाए, हम अपनी लड़ाई लड़ाए, तो हम अपनी लड़ाई के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के जो सारे वकील हैं, जिस दिन ये होगा, हमारी कोशिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट समझे मामला कितना गंभीर है, और जनता की आवाज को ठुकराना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, और जनता के सामने बाकी सब कुछ, सब छोटा है, कुछ उसका महत्व नहीं है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। आप इस प्रयास में साथ दोगे तो ये लड़ाई जीत जाएंगे, नहीं तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। हम तो यही जानते हैं कि अगर बीजेपी 2024 में जीत गई और उसके बाद जो तांडव इस देश में होगा, तो लोग दो ही तरह के होंगे। एक तो वो लोग जो जिंदा रहना चाहते हैं, वो गुलाम बनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और उनकी गुलामी करेंगे, जिंदा रहेंगे। जिंदा रहना चाहते हैं, मैं सम्मान की बात नहीं कर रहा, स्वाभिमान सम्मान कुछ नहीं होगा, केवल आप जिंदा रह पाएंगे गुलाम बनकर। तो एक तो ये लोग होंगे, और दूसरे वो लोग होंगे जो स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे, सम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। तो हम तो उनमें से एक हैं कि लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे, बहुत सीधी सी बात। इसलिए साथियों, ये देश उनका नहीं है जो देशभक्ति का ढोंग रच रहे हैं, ये देश हम सबका है, किसी के बाप का नहीं है जो हमसे इसे छीनने की कोशिश करेगा, या जो हमें यहां से भगाने की कोशिश करेगा, ये हमें दबाने और मारने और गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। शर्त सिर्फ एक है, हम ईमानदारी से साथ खड़े हो जाएं, सिर्फ साथ खड़े होने की जरूरत है। और मैंने आपको 3 उदाहरण बताए कि जब आप खड़े हो जाते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, ये दुम दबा के भाग जाते हैं, इनका पता भी नहीं लगता कहां गए हैं।
ये स्थिति है इनकी। इसलिए हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश के लिए लड़ना है। मैं बार बार ये बात बताता हूं, आजादी के आंदोलन में इस देश के लिए जितनी कुर्बानियां मुस्लिम समाज ने दी हैं, इतनी किसी ने नहीं दी। और इन्होंने तो एक की भी कुर्बानी नहीं दी जो आज सत्ता में बैठे हैं। और गवाह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। एक स्तंभ खड़ा है जो अपना इंडिया गेट है, उस पर 93,000 लोगों के नाम हैं, जिनमें 62-63,000 केवल मुस्लिम समाज के जो हैं वो लोग हैं। तो आपकी कुर्बानी को कौन भूल सकता है? हम तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब को संसद में पहुंचाने वाले तो आप ही हैं। और बाबा साहब नहीं पहुंचते तो संविधान नहीं बनता, संविधान नहीं बनता तो ना आपको, ना मुझे, ना किसी को कोई अधिकार मिलता। तो आप ये बात तो पक्की आप मानिए कि जब भी कहीं भी आपका पसीना गिरेगा, कहीं भी आपको जरूरत होगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे। और ये दावा करता हूं, औकात किसी के नहीं, मोदी की तो औकात ही क्या है, किसी की भी औकात नहीं है जो इस देश को हमसे छीन ले, या देश से हमको भगा दे, या देश में जो हमारा हक है वो हक हमसे छीन ले। किसी की औकात नहीं है। फिर भी शर्त है, हम सब ईमानदारी से इकट्ठे हों। 3 सरकार दिल्ली में चलती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक एमसीडी की सरकार। एक सरकार तो छीन ही लो यार। ये एमसीडी की सरकार भी किसी जो है दिल्ली सरकार से, विधायक से कम नहीं है। विधायक को अपने इलाके में काम कराने के लिए 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो ये है अपना कारपोरेशन के काम कराने वाला जो कारपोरेट है, पार्षद है, उसको 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में। तो ये तो उससे भी बड़ा है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस बार एक सरकार छीनने के लिए मन बना लो, और इधर से उधर कोई कितना भी लालच दे, किसी लालच में आना नहीं है। ईमानदारी से सरकार बनाने के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने धैर्य से मेरी बात सुनी, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।